नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में आयोग से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं आएंगे और इनसे जितने भी आयोग हमें सिलेबस में कंप्लीट करने हैं उनमें आज का जो आयोग है वो है चुनाव आयोग। यानी आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बारे में। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको इनसे जुड़े हुए अपडेट मिल सके और आप हमारे साथ बने रह सकें। शुरू करते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में दो प्रकार के आयोग हमारे काम करते हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय चुनाव आयोग और दूसरा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय चुनाव आयोग कार्य करता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो कि मध्य प्रदेश में राज्य के रूप में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग होगा और केंद्रीय चुनाव आयोग जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से हम जानते हैं, ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब आते हैं निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन का मतलब होता है कि मतदान करवाने वाले के जो शाखाएं हैं उनको हम निर्वाचन से बोलते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को जो है निर्वाचन आयोग से नाम से जाना जाता है और राज्य चुनाव आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि राज्य चुनाव आयोग की बात की जा रही है और साथ ही यदि पूछता है केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में तो यानी कि चुनाव निर्वाचन आयोग जो है केंद्र से जुड़े हुए आयोग की बात हो रही है। चलो शुरू करते हैं। ये तो एक छोटी सी भूमिका थी जिसे हमने कहा प्रस्तावना। अब आते हैं निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इस निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ। क्या हुआ? डेफिनेशन 2 नंबर की डेफिनेशन में यदि कभी पूछे तो क्या आपको आंसर देना है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी और एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ। यानी कि स्वतंत्र निकाय क्या हुआ? जिसपे किसी भी प्रकार की गतिविधि अन्य बाहरी रूप से कोई भी कार्य ना करे, एकदम स्वतंत्र निकाय हो। और दूसरी बात, ये एक स्थायी निकाय होगा, भारतीय संविधान के तहत बना होगा, इसका गठन हुआ होगा और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया होगा। तो निर्वाचन आयोग की इतनी भूमिका में हमने जाना कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ था। आगे अगली बात, इस निर्वाचन आयोग को भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के तहत रखा गया है। इस निर्वाचन आयोग को भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है? भाग 15 में। और इसका अनुच्छेद कौन सा होगा? 324 से 329। बात समझ में आ रही? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जिक्र जो है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच रखा गया है और उसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट आते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई। कब हुई? 25 जनवरी सन 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जिसका जो गठन है वो स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ, जिसका उल्लेख भाग 15 के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तक रखा गया है। प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। तो पूछा जाए कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, इतनी बात हमको निर्वाचन आयोग में याद रखनी है। पहली बात कि ये देश का स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका उद्देश्य चुनाव जो है निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य था। इसका उल्लेख भाग 15 संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा है, उल्लेखित है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई और प्रथम चुनाव आयुक्त उस समय कौन थे? सुकुमार
सेन थे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कार्य देखते हैं। अब आती है निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य की बारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ लिया कि भाई पहले चुनाव आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन। अब ये जो चुनाव आयोग है किस प्रकार से इसके मुख्य कार्य हैं, तो ये जान लो कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य करवाती है। किस किस का करवाती है ये चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग? ये संसद के चुनाव करवाएगी, ठीक है, राज्य विधानमंडल के चुनाव कराएगी, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगी और उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य का काम करेगी। यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल और संसद के पदों पर चुनाव कार्य है ना, इनके पदों के चुनाव कार्य कराती है। ठीक है, तो एक छोटे से रिव्यू से इसको कंप्लीट करते हैं और बहुत ही छोटे वर्डों में इसको लेते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग देश का निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय है, जिसमें देश में चुनाव जो है निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के तहत एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ, जिसका कार्य था कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य करवाना। इसका उल्लेख भाग 15 संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, ये हो गया हमारा निर्वाचन आयोग की छोटी सी भूमिका के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं नगर पालिका चुनावों में चुनाव आयोग का कार्य कोई संबंध नहीं है। जैसे कि जब हमने पढ़ा कि ये केंद्र से संबंधित है, तो राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भाई स्तर केंद्र का था तो केंद्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए निर्वाचन आयोग बनाया, पर केंद्रीय आयोग राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंध नहीं रखता है, इसलिए इसके लिए एक अलग से है ना राज्य के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि भाग 343 के पंचायतों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग और 343 ZA नगर पालिकाओं हेतु निर्वाचन आयोग। ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी हमें। तो ऐसी कि राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायतों हेतु उल्लेख किस उसमें है अनुच्छेद में, तो 343 के। ठीक है, पंचायतों के हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 343 के में है, पंचायतों के लिए 343 के में हो गया, और नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 343 ZA में है। ठीक है, Z भी आखिरी वर्ड है, A भी आखिरी वर्ड है और नगर पालिकाओं का चुनाव भी आखिरी में हो गया। तो बात यहाँ तक हो गई हमारी पूरी। अब आते हैं संरचना पर। संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त होंगे जो राष्ट्रपति ठीक समझे। कौन करेगा? भाई राष्ट्रपति जो इसको चाहे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने अन्य आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति की अनुशंसा से चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से संरचना में वर्तमान में 3 सदस्यों की एक टीम है, जिसमें एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। यहाँ समझ में आ रही है? संरचना ऐसी है कि राज्य स्तर पर, ठीक है, जो मुख्य चुनाव संरचना जो है उसको राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त बनाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे और इनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है और ये सदस्य कौन से होते हैं? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसलिए इनकी टोटल सदस्यीय समिति कितने की होती है? 3 लोगों की ये सदस्यीय समिति होती है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि केंद्र से संबंधित बात है, हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनो,
निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचक आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। निर्वाचक आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों, किसकी? निर्वाचक आयुक्त जितने होंगे 3 लोगों को अभी अपन ने देखा, मुख्य और 2 अन्य, और क्षेत्रीय आयुक्त जो कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय आयुक्त चुने जाएंगे, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और इन्हें क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसके समान इन्हें दर्जा प्राप्त होगा। किसको? निर्वाचन आयुक्तों को। जो मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, क्षेत्रीय आयुक्त थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होगा, और समान वेतन भत्ते भी न्यायाधीशों के समान प्राप्त होंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। सन 1950 से सन 1989 तक चुनाव आयुक्त एक सदस्यीय निकाय था। क्या था? सन 1950 से सन 1989 तक चुनाव आयुक्त एक सदस्यीय निकाय था, किंतु 61वें संविधान संशोधन सन 1989 के द्वारा मतदाता की आयु, है ना, मतदाता की आयु जो कि मतदान करेगा कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिशें भी की गई। ठीक है, तो पहले क्या था कि चुनाव आयुक्त में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, पर 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त को क्या है, नियुक्त करने का जो है सिफारिश कर दी गई। इस हिसाब से 1 जनवरी सन 1990 से आयोग पुनः 1 सदस्यीय और 1 अक्टूबर 1993 से पुनः 3 सदस्यीय हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो आयुक्तों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की एक सदस्यीय नियुक्ति, जो 1950 से 1989 तक चुनाव आयुक्त एक सदस्यीय निकाय था, 61वें संविधान संशोधन से उनमें मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी 61वें संविधान संशोधन से, और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश कर दी गई। इस हिसाब से 1 जनवरी सन 1990 से आयोग पुनः 1 सदस्यीय हो गया, और 1 अक्टूबर 1993 से यह पुनः 3 सदस्यीय हो गया। इनका कार्यकाल था इनका कार्यकाल क्या था कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा 6 साल या 65 वर्ष जो पहले निर्धारित हो जाए उस तक रहेगा। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए कंप्लीट। यदि बंदा 65 साल में पूरा उसके 6 साल पूरे नहीं हो रहे हैं और वो 65 साल का हो जा रहा है तो रिटायर हो जाएगा, और यदि उसका 65 साल की उम्र नहीं हो रही है तो वो 6 साल तक अपना पूरा कार्य कर सकता है। ये उसके कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब पद विमुक्ति पद विमुक्ति कैसे होती है? कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी इनका पद रिक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? कोई व्यक्ति जो कि मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त हुआ, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और वो पद रिक्त हो गया, तो वो कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो वो अपना राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे और अपने पद से पद विमुक्त हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे दे और पद मुक्त हो जाए, या पद से हटा दिया जाए। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही इसको क्या है, व्यक्ति को जो है हटा सकता है। उसी तरीके से पद से हटाया जाए जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। पर ये पद से कैसे हटाया जाएगा? तो केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उसे उसी तरीके से हटा सकते हैं उसके पद से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता होगा। इसके अतिरिक्त
अन्य निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। सिफारिशें राष्ट्रपति सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सन 2009 में लोकसभा चुनावों के ठीक पहले तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश भेजी, जो जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी 2009 की घटना जिसमें लोकसभा चुनाव होने वाले थे और उससे ठीक पहले तत्कालीन उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति उस समय प्रतिभा देवी पाटिल थी को चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त में नवीन चावला जी थे को हटाने की एक सिफारिश भेज दी, जिसमें उन्हें जल्द ही और उसी समय नवीन चावला जी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले थे। इस स्थिति में राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए इन्हें खारिज कर दिया। संविधान में निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और यही समझ में नहीं आता है क्यों लिखी हुई है। ठीक है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं किया जाता है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई है। क्या है कि संविधान निर्वाचन आयोग की किसी भी सदस्य की योग्यता का कोई वर्णन नहीं चाहता और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है। वो चाहें तो उन्हें और दूसरी कोई भी जगह दे सकते हैं, ऐसा लिखा है। देखो, नोट में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या सीएजी के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन तीनों को दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई हाई कोर्ट का जज है या सीएजी यानी कि जो मुख्य लेखा परीक्षा है का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनके है ना कैग के या एससी के चुनाव आयुक्त हैं या एससी के जज, एचसी के जज और मुख्य चुनाव आयुक्त कैग का, इनके दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग कर का आरोप यदि सिद्ध होता है या अक्षमता की सिद्ध होती है के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इतनी सी बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए पॉइंट। अब देखो, पहला पॉइंट था ये नोट का। दूसरा पॉइंट, निष्कासन के लिए विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता होती है। क्या है? निष्कासन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि उपरोक्त पद जो हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है या कैग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं को उनके पदों से किसी भी प्रकार से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इनके कार्य क्या हैं, सुनो। इन लोगों के जो कार्य हैं निर्वाचन आयोग के, पहला निर्वाचक नामावली तैयार करवाना, दूसरा योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ठीक है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों के हेतु आचार संहिता तैयार करना, संसद व राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार व प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या? चुनाव प्रक्रिया में सुधार व प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। किसको? संसद सदस्यों की अयोग्यता एवं संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, और विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता
संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, ये इनके मुख्य कार्य थे। अन्य तथ्य की तरफ चलें तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान में नहीं बताया गया है। इसको निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे, उस निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले सुकुमार सेन। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कुछ अन्य संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानो। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें जिक्र है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। तो 325 के अनुसार क्या होगा कि किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, लिंग एवं जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु अपात्र न होना। भाई उसको किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अपात्र नहीं मान सकते और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना अनुच्छेद 325 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान है, अर्थात लोकसभा विधानसभा के निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 327 विधानमंडलों जैसे कि संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 में उल्लेखित है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 328 में वर्णित है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए, कोई राज्य है उसके विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 328 में वर्णित है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा लागू निर्णयों के न्यायालयों के प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु मापदंड। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है। अब राष्ट्रीय दल कौन से हैं? जैसे बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए, सभी राष्ट्रीय दल हैं। इन सब को मान्यता प्राप्त किस प्रकार से होता है? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो गई हो तो वो राष्ट्रीय दल प्राप्त की जो है मापदंडों पे उल्लेखित होगा। भाई कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु मापदंड क्या माना जाएगा कि वो राष्ट्रीय दल है? सबसे पहली बात कि उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए, या इसके अलावा अथवा उसे लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें मिली हों तथा साथ ही ये सीटें 3 अलग अलग राज्यों से मिली हों, ठीक है। पहली बात कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा की सीटें प्राप्त हों तो राष्ट्रीय दल होगा, या फिर उसे लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें मिली हों और साथ ही ये सीटें 3 अलग अलग राज्यों से मिली हों। इसके अलावा या उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो राष्ट्रीय दल ये इस स्थिति में बनेंगे। अब कौन कौन से राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल हैं? तो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना सन 1885 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसको 1925 में हुई। भारतीय जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 इसका स्थापना डेट है ना, स्थापना ईयर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि CPM राजनीतिक दल है, 1964 इनका स्थापना का ईयर। स्थापना कब हुई? 1964 में। भारतीय जनता पार्टी जिसकी वर्तमान में सरकार चल रही है, इसकी स्थापना 1980। बहुजन समाज पार्टी BSP जिसे कहते हैं, सन 1984। तृणमूल कांग्रेस TMC, इसकी स्थापना 1998। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इसका 1999। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP सन 2013। तो ये राष्ट्रीय दल जिनके स्थापना दिवस आपको स्थापना के जो ईयर हैं वो याद होने चाहिए। इसके बाद आते हैं राज्य स्तरीय दल हेतु मापदंड। किसी दल को
राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त को पूरा करता हो। कौन कौन सी? पहली बात कि लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 8% उसको प्राप्त हो गया हो तो वो राजनीतिक पार्टी बन जाएगा, है ना। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कौन बनेगा? यदि लोकसभा और विधानसभा कौन सा? लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 8% उसको प्राप्त हो गया हो। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें उसको प्राप्त हो गई हों। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और संबंधित राज्यों में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर ले, या फिर विधानसभा में 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त कर ले, तो वो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगा। फिर से समझो, इसको जरूरी है समझना। राज्य स्तरीय पार्टी कौन सी बनेगी? जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव पड़े और उसमें कुल मतों का 8% उसको प्राप्त हो जाए। मतलब कोई पार्टी है एक्स, यदि उसने चुनाव लड़ा तो उसको लोकसभा और विधानसभा से चुनाव लड़ने पर कम से कम 8% वोट मिल जाए, है ना। यदि वो राजनीतिक पार्टी राज्य स्तरीय बनना चाहती है तो उसे कम से कम 8% चुनाव में पड़े हुए वोटों का मिल जाना चाहिए, वो भी लोकसभा विधानसभा में दोनों में पड़े चुनाव का कुल 8% उसे मिल जाए तो वो राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं कर पाया तो दूसरी स्थिति यह है कि वो विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 सीटें प्राप्त कर ले। भाई कुल विधानसभा के जो चुनाव पड़े उनमें 6% हासिल कर ले और 2 सीटें प्राप्त कर ले तो वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बनेगा। या फिर लोकसभा के चुनाव में, ये विधानसभा के चुनाव में 6% और 2 सीटें प्राप्त कर ले, या फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले और कम संबंधित राज्य में न्यूनतम 1 सीट प्राप्त कर ले। भाई विधानसभा में 2 सीटें चाहिए, लोकसभा में 1 सीट चाहिए, दोनों में कम से कम अपने कुल मतों का 6% उसके पास हो। और तीसरी बात कि विधानसभा में 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, ऐसा भी कर ले तो वो राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अब चुनाव सुधार संबंधी समितियां, देखो चुनाव में सुधार संबंधी, जब चुनाव आयोग बना तो उसकी सुधार संबंधी समितियां भी बनी। तो पहली समिति जो थी वो थी तारकुंडे समिति, जो कि 1974 से 75 के टाइम पे बनी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990-91 बनी। बोहरा समिति 1993 बनी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और 99 बनी। और तनख्वाह समिति 2010 में बनी। तो ये समितियां जो थी चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के सुधार के लिए बनी थी। तारकुंडे, दिनेश, बोहरा, इंद्रजीत और तनख्वाह। ये तारकुंडे थी 74-75 में, दिनेश गोस्वामी जो बनी थी 90-91, बोहरा समिति 93, इंद्रजीत गुप्ता समिति 98-99 और तनख्वाह समिति 2010 में बनी। अब प्रश्न क्या आता है और हमें जवाब किस तरीके से रखने हैं? जवाब और प्रश्न दोनों बहुत ज़रूरी हैं। प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान करता है? भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान रखता है? तो वो प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला कि संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त दे दिया गया कि भाई ये संस्था जो है निर्वाचन आयोग एक संस्था है और संवैधानिक संस्था है। दूसरी बात, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई कि भाई ये लोग कम से कम 6 साल तक तो रहेंगे और या तो 65 वर्ष के जो भी दोनों में से पूरा हो जाए। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जा सकता, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जा सकता, उसे सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी आपको नहीं हटाएगा, ऐसा ये बना। फिर मुख्य आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्रदान किया गया और स्वतंत्र बजट का होना, भाई इनको पैसे भी स्वतंत्र बजट के रूप में दिए गए। अब आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से थे। तो सबसे पहले सुकुमार सेन, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। दूसरे कल्याण सुंदरम, SP सेन वर्मम। तीसरे VS रमा देवी, पहली महिला थी जो कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थी। पहले व्यक्ति थे सुकुमार सेन, पहली महिला थी VS रमा देवी। इसके बाद चूंकि VS रमा देवी चौथे नंबर पर थी। फिर TN शेषन 5वें नंबर पे, फिर N गोपाला स्वामी, इनने जो है 2003 के टाइम पे लोकसभा के टाइम पे इनने क्या किया था, शिकायत करी थी।
उसके बाद नवीन चावला जो कि बाद में मुख्य न्यायाधीश जो है प्रतिभा देवी पाटिल जी उस समय राष्ट्रपति थी, तो TN गोपाल स्वामी के द्वारा इनका जो है वो किया था, शिकायत करी थी, उसमें नवीन चावला जी उस समय बनने वाले थे, तो उनको खारिज करते हुए नवीन चावला जी को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर SY कुरैशी जो कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे, और ये कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के थे। तो चौथे नंबर पर महिला बनी और 8वें नंबर पर एक मुस्लिम जो है प्रथम मुस्लिम व्यक्ति YS कुरैशी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। फिर आते हैं उसके बाद नसीम जैदी, फिर अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत और सुनील अरोड़ा जो कि 2 दिसंबर 2018 से वर्तमान में है। अन्य आयुक्त जो है 3 लोगों की सदस्यता होती है, तो 3 लोगों की सदस्यता में अभी सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये जो है 12वें नंबर के हैं। और अन्य आयुक्त कौन है इनके साथ में? सुशील चंद्रा और अशोक लवासा जो इनकी 3 सदस्यीय समिति है, मुख्य और +2 इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुना जाता है। तो सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से वर्तमान में कार्यरत हैं, और अन्य आयुक्त जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, इनमें जो है निर्वाचन आयुक्त के सदस्य हैं। तो इधर आकर हमारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र, तो बने रहिए हमारे साथ और आप सभी को ये अपडेट मिलते रहें, इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, चैनल को करिए लाइक और चैनल को करिए शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।